Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will cover the characteristics features of the company. इसके पहले कंपनी लॉ में हम बहुत सारे बेसिक्स को कवर कर चुके हैं, कंपनी की डेफिनेशन को कवर कर चुके हैं, कंपनीज एक्ट 220 के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, क्या फॉरेन कंपनी कंपनी लॉ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत आएगी नहीं आएगी, फॉरेन कंपनी का क्या मतलब होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर दी हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सब लेक्चर्स की के लिंक आपको शेयर जरूर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कंपनी को डिस्कस करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और साथ ही मैं दो केस लॉस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सैल्मन एंड सैल्मन कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली फार्मिंग कंपनी। तो ये दोनों केस लॉज हैं। ये किससे रिलेटेड हैं? प्राइसिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि आप सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, अभी हमारा कंपनी लॉ चल रहा है तो कंपनी लॉ से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सब आपको मिल सकें। साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉस के वीडियो मैं डालता हूँ वो सारे आपको मिल सकें, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपको मिल सके। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ एंड तक, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कंपनी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कंपनी में इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंपनी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो फीचर है वो इनकॉर्पोरेशन है। इनकॉर्पोरेशन में क्या है कि इनकॉर्पोरेटेड आर रजिस्टर्ड कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। देखो, कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी एक्ट के सेक्शन 220 में जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कि कंपनी के अंतर्गत कौन सी कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड होती हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं इस एक्ट के अंतर्गत या फिर इससे पहले किसी प्रीवियस एक्ट के अंतर्गत, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हैं, रजिस्टर्ड हुई हैं, वो सारी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएंगी और एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ विच इज़ कंपनी एक्ट 2013। तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या पार्टनरशिप एक्ट भी कंपनी एक्ट के अंतर्गत आएगा? तो कंपनी जो है वो एसोसिएशंस होती है, दो या दो से अधिक लोगों का। पार्टनरशिप एक्ट अलग है, पार्टनरशिप कंपनी नहीं हो सकती है, बिकॉज जो कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में वॉलेंटरीली एसोसिएशंस ऑफ पर्सन होता है, यानी कि दो लोग अपनी इच्छा से अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में ये रजिस्ट्रेशन है ये ऑप्शनल होता है, और कंपनी एक्ट में अगर आप कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कंपनी की एक जो परपेचुअल सक्सेशन है वो होनी चाहिए, यानी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो आज है तो कल वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसके किसी कारणवश पोजीशन वैकेंट होती है तो उसकी अपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड वर्ड का यूज़ हुआ है को कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। इसका मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई भी कंपनी, और उस तब जाकर उसको एज अ कंपनी उसकी परपेचुअल सक्सेशन मानी जाती है। पॉइंट नंबर 2, वॉलेंटरली एसोसिएशन। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं हमें कंपनी बनानी है और आपको किसी ने ज़बरदस्ती आपके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करा दिए, या शेयर आपका पैसा जो है उसके शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करा दिया, ऐसा नहीं है। वॉलेंटरली होनी चाहिए। एक आदमी से कोई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता। अब आप कहोगे 1% कंपनी क्या है, तो 1% कंपनी इसका एक एक्सेप्शन है। सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपनी, इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 2%। उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए जिसके तहत वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जारी करते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन जो है वो 7 होता है पब्लिक कंपनीज के लिए, 2 होता है प्राइवेट कंपनी के लिए।
तो ये तुम्हारा वॉलेंटरली एसोसिएशन होना चाहिए कंपनी। जैसे मैंने पहले बताया था, कंपनी कॉम प्लस पनीर से मिलकर बना हुआ है। शुरुआत में गैदरिंग ऑफ पीपुल हैविंग द कॉमन अंडरस्टैंडिंग टू अचीव सम काइंड ऑफ गोल विच कैन बेनिफिट देयर प्रोफेशनल करियर। तो ये कंपनी का एक गोल होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जिसको वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रखते हैं। और उसके बाद वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में वो सारे डॉक्यूमेंट उनके चेक होते हैं। तो वॉलेंटरली एसोसिएशन होना इसका एक दूसरा बेसिक फीचर है। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होनी चाहिए, इसका जो है वॉलेंटरली एसोसिएशन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 कहता है इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इसका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है। कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होनी चाहिए। कंपनी की अपनी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है जो इसके मेंबर से इसको अलग करती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो कंपनी की अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है जो कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, जो कि इसके मेंबर्स को डिफरेंट करती है इसको इसके मेंबर से। जैसे कोई कंपनी, मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है और यहाँ पे कंपनी के मेंबर्स हैं, तो कंपनी और ये जो बीच में इनके बीच में वेल है, ये वेल जो होती है ये कॉरपोरेट वेल कहलाती है, जहाँ से इसके मेंबर्स और इसकी कंपनी के बीच में डिस्टिंक्शन होता है। यानी कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में सेपरेशन होता है, और जिस सेपरेशन के तहत ये वेल होती है इन दोनों के बीच में, दिस इज़ द कॉरपोरेट वेल। कंपनी और इसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कंपनी अपनी अलग लीगल आइडेंटिटी रखती है जो इसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, कंपनी को उसके मेंबर्स के एक्शन के लिए, पर्सनल एक्शंस के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति कंपनी की आड़ में गलत काम करता है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ करता है, तो वहाँ पर इस वेल को हटाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डीप में, और साथ में हम इसके साथ दो केस लॉज डिस्कस करेंगे, उनको हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेपरेट लीगल एंटिटी, इस टॉपिक पर हम दोबारा आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फीचर्स कवर कर लेते हैं। तो मैंने पहला बेसिक फीचर बताया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, दूसरा वॉलेंटरली एसोसिएशन है, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ यहाँ पे फिर चौथा पॉइंट आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन का। पहले हम वो अपने पॉइंट कवर कर लेते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि जैसे कंपनी कभी नहीं मरती है, कंपनी कैन नेवर बी डाई, इसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है। यानी कि जैसे मोनार्क होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई इलेक्टेड मेंबर्स, जो कोई व्यक्ति जाएगा तो उससे नीचे की पीढ़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट होकर के आती हैं। तो कंपनी कभी नहीं मरती है, कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस यानी कि परमानेंट एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल मतलब परमानेंट इसका जो है एग्जिस्टेंस होता है, ये कभी डेड होती है। कंपनी विल गोज फॉर एवर, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जिसके तहत वो सील या साइन होता है, जिसको हम स्टैम्प बोल सकते हैं, और जिसको एज एन एविडेंस आप यूज़ कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है इस कंपनी से मेरी ये डील हुई है। तो जिस भी कंपनी से डील हुई होगी उसमें कंपनी की अपनी खुद की एक कॉमन सील होगी, मोहर होगी, जो कंपनी को के खिलाफ या कंपनी के पक्ष में एज एन एविडेंस काम करेगी। इसके बाद आती है लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी में मैंने बताया कंपनी एज ए पर्सन एक्ट करती है, लेकिन ये एक वर्चुअल पर्सन, कंपनी को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी के बिहाफ पे काम होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बट अगर ये नहीं कहा जा सकता कंपनी
पूरी कंपनी किसी एक्ट के लिए लायबल होती है, तो एक तरह से वो आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो जैसे वैसे ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये कंपनी। जिस दिन से इनकॉर्पोरेट होती है उस दिन से वह एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। कंपनी अपने नाम से किसी को भी सू कर सकती है और कोई भी कंपनी को सू कर सकता है, ठीक है। और कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, वो कंपनी के मेंबर्स ने उसके ऊपर कितने शेयर लगा रखे हैं कंपनी में, उस पर डिपेंड करती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी के 1000 शेयर लिए रखे हैं और पर शेयर कैप की वैल्यू 8 रुपये है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, 8000 रुपये की उस कंपनी पे बनती है। तो उस कंपनी के शेयर के हिसाब से कंपनी के लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके मेंबर्स के शेयर के हिसाब से, जितने मेंबर्स ने उस पे शेयर में पैसा लगा रखा होता है उस हिसाब से कंपनी की लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी कब होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉर्पोरेट वेल क्या है। कॉर्पोरेट वेल में जैसे कि ये एक कंपनी है, मान लो रिलायंस कंपनी है और ये उसके मेंबर्स हैं, तो उसके बीच में जो ये वेल है जिसके तहत कंपनी को उसके मेंबर्स की से उसकी आइडेंटिटी सेपरेट होती है। कंपनी विल बी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी कोई भी रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक वेल होगी। अगर किसी के इंटेंशन गलत काम करने की है, तो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में पूरा बता रखा है, अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, इट कैन ओनली एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन। कंपनी खुद से कोई एक्ट नहीं करती है, उसका मतलब ये माना जाएगा कंपनी जो है अपने जो पर्सन्स हैं उनके हिसाब से एक्ट करती है। नेचुरल पर्सन्स होते हैं उनके हिसाब से एक्ट करती है। जो भी पर्सन्स हैं इट कैन एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन, यानी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के लिए काम करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ अ कंपनी। ये बेसिक प्रिंसिपल जो है ये थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ कंपनी को बताता है। ऑन दिस होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेट इज बेस्ड, जहाँ पे ये कंप्लीट कॉर्पोरेशन का जो कंसेप्ट है, लॉ है, वो बेस्ड है। सो वेयर द लीगल एंटिटी ऑफ where the legal entity of corporate body is misused for a fraudulent, लीगल एंटिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी इज मिसयूज्ड, यहाँ पे मिसयूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, फ्रॉड करने के लिए या डिसऑनर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो इसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जहाँ पर भी लीगल एंटिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडी, जो कॉर्पोरेट बॉडी है, जहाँ पे कंपनी मैंने बताया था ये कंपनी है कोई, यहाँ इसके मेंबर्स हैं, इसके बीच में जो ये वेल है ये कब उठाई जाती है, जहाँ पर जो लीगल एंटिटी है ये कॉर्पोरेट बॉडी की, उसका मिसयूज किया जा रहा है किसी फ्रॉड के लिए या किसी भी अनैतिक कार्य डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए। तो जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होगा ही कैन नॉट शेल्टर बिहाइंड दिस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, तो वो इस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के पीछे अपने आप को छिपा नहीं सकता है। जैसे कोई कंपनी है वो खाली 10,000 के डिबेंचर जारी कर रही है और बंदा जो है अपने बिहाफ पे उसको बढ़ा चढ़ा करके बेच रहा है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि भैया ये जो है कंपनी जो है इसके राइट्स, मान लो किसी कंपनी के शेयर होल्डर शेयर कैपिटल 5,000 है और कोई व्यक्ति इसके पीछे की आड़ में 50,000 की बोली लगा करके किसी तरीके से गलत तरीके से उसके शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, या कोई कंपनीज़ हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं सेल कंपनीज बोलते हैं, सेल कंपनीज के माध्यम से गलत तरीके से पैसा लगा रहा है उस कंपनी में, तो वहाँ पर ये देखना जरूरी हो जाता है कि कंपनी ये काम कर रही है या कोई व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पे
वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या कोई भी हो, इस तरह के काम कर रहा है, तो वहाँ पे वी कैन नॉट बी शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट वेल, तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का फंडा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है कि जब लीगल एंटिटी या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है किसी फ्रॉड के पर्पस के लिए, किसी डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए, तो जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मेंबर, ही कैन नॉट शेल्टर बिहाइंड दिस कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो इस केस में क्या होगा, कोर्ट विल अप्लाई पायरेसिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, इग्नोरिंग द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी एंड लुकिंग इनटू द रियलिटीज़। ये फिर कोर्ट भूल जाएगा कि कंपनी इज़ अ सेपरेट पर्सन, कंपनी सेपरेट पर्सन है, उस चीज़ को इग्नोर कर देगा और उसे इस कॉर्पोरेट वेल को उठाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट वेल। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट वेल was established in the famous case law Salmon versus Salmon and Company Limited। कंपनी है ये इसके मेंबर्स हैं, ये एक आर्टिफिशियल वेल है इनके बीच में, तो कोई भी मेंबर जो है इसके बिहाइंड हो कर के उससे ये अपेक्षा की जाएगी वो काम करे जो कंपनी उसे करने के लिए कह रही है। सो ऑल डीलिंग विद द कंपनी, तो जो कोई व्यक्ति इस काम करेगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, वो व्यक्ति उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो जैसे कंपनी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। तो दिस डॉक्ट्रिन सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी इज रेस्पेक्टेड, बट सम टाइम पर्सन, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस डॉक्ट्रिन को रिस्पेक्ट किया जाएगा, बट सम टाइम पर्सन बिहाइंड द वेल स्टार्ट यूजिंग द कंपनी फॉर सम fraudulent purpose. In these circumstances, the court are compelled to disregard this will and determine the real beneficiary hiding behind the veil, and phenomenon is called the lifting of corporate veil. जैसे यहाँ पर सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। जैसे कि अब इस केस में क्या है, यहाँ पर एक लेदर मर्चेंट होता है सोलेमन एक लेदर मर्चेंट है और वो अपनी एक कंपनी खोलना चाहता है, तो सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी को वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी में टोटल 7 लोग होते हैं। सोलेमन होता है, उसकी वाइफ होती है, उसकी डॉटर होती है और उसके 4 लड़के होते हैं। दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोलेमन और उसके 2 लड़के जो होते हैं, उसके 2 सन होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। तो सोलेमन क्या करता है, जो अपना लेदर का जो बिजनेस है वो इस कंपनी को सेल कर देता है। सोलेमन ने अपने इस लेदर के बिजनेस को कंपनी को लगभग 39,000 पाउंड या 40,000 पाउंड, ऑलमोस्ट 40,000 पाउंड में बेच देता है। तो इसमें से नगद नहीं देता है कंपनी जो है सोलेमन को नगद पैसे नहीं देती है। सोलेमन ने अपना बिजनेस इस कंपनी को बेच दिया। सोलेमन ने खुद कंपनी बनाई, सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी लिमिटेड, और 40,000 पाउंड में अपने बिजनेस को इस कंपनी को बेच दिया। कंपनी ने इसके बिजनेस को खरीद लिया। तब सोलेमन को कुछ नगद नहीं मिलता है। कंपनी ने सोलेमन को भुगतान के लिए क्या किया कि इसको जो है फुल्ली पेड शेयर, जिसकी कीमत है हर शेयर की 1 पाउंड, 20,000 पाउंड के फुल्ली पेड शेयर दिए कि आपके पास 20,000 पाउंड के एक पाउंड के 20,000 शेयर हैं जो कि फुल्ली पेड हैं। वो कंपनी ने सोलेमन को भुगतान स्वरूप दिए। साथ ही कंपनी ने सोलेमन से ऋण लिया, तो इसके लिए डिबेंचर जारी किया। तो 10,000 पाउंड के डिबेंचर में कंपनी ने सोलेमन से ऋण लिया, यानी कि कर्जा लिया। तो डिबेंचर जारी किया, 10,000 पाउंड का डिबेंचर होता है सोलेमन के पास, वो भुगतान स्वरूप मिलता है। और इसके जो रिमेनिंग 10,000 हैं वो कैश पड़ा रहता है। इसमें 1,000 पाउंड को छोड़ करके उसने शेष पैसा अपने जो एक्सेसरीज हैं उनको भुगतान के लिए रखा कि इनके कंपनी के जो
अगर कोई कंपनी में प्रॉब्लम आती तो 9000 जो है उसने 1000 अपने पास छोड़कर बाकी के भुगतान के लिए रखता है। अब होता क्या है, कंपनी का क्या होता है, वाइंडिंग अप हो जाता है और कंपनी क्या करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ जाती है। कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, कंपनी तोड़नी पड़ जाती है। अब कंपनी जब वाइंडिंग अप होती है तो इसके पास 6000 पाउंड होते हैं उस टाइम पे। तो 6000 तो पाउंड होते हैं एसेट के तौर पे, और टोटल 17,000 की कंपनी पे लाइबिलिटी होती है, जिसमें 10,000 तो डिबेंचर ही है, जो सोलेमन का ऋण पत्र था सोलेमन के पास कंपनी का। तो 10,000 का तो ये सोलेमन अपना जो डिबेंचर है वो होता है, और 7,000 जो होता है उसके पास अनपेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, उनको उसके देने होते हैं। तो सोलेमन को भुगतान करने के बाद कंपनी के पास कुछ बचता है नहीं। तो अनसिक्योर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कहते हैं कि पहले हमारा भुगतान किया जाए, उसके बाद सोलेमन एंड सोलेमन क्योंकि जो सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी है वो सोलेमन की ही है, ठीक है। सोलेमन एंड कंपनी कभी अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से थे ही नहीं, उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई। तो कंपनी एंड सोलेमन जो है वो एक ही व्यक्ति हैं, और सोलेमन स्वयं का डिबेंचर नहीं हो सकता है, सोलेमन स्वयं का ऋणदाता नहीं हो सकता है। तो कंपनी ने कहा कि कंपनी सोलेमन कंपनी कारण सोलेमन कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व तो कभी था ही नहीं, ये रीज़न दिया गया। उसके सदस्यों से इसका पूर्ण जो एक तरह से सोलेमन के जो राइट्स हैं, उसमें जो सोलेमन को डिबेंचर है वो जारी किया है, क्योंकि कंपनी के इसमें जो रीज़न लिखा है सोलेमन ने कि कंपनी के कारण सोलेमन कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ पे जो डिसीजन दिया गया कि सोलेमन कंपनी के कारण, क्योंकि सोलेमन ने जो कंपनी बनाई है उसके कारण जो कंपनी का स्वतंत्र अस्तित्व है तथा उसके सदस्यों से पूर्णतया भिन्न है। तो जो ये ऊपर की कंपनी है जो डिबेंचर होने के नाते अन्य क्रेडिटर्स में ऋण की राशि में उसका जो अमाउंट है वो उसको मिलेगा। तो ये जजमेंट आया कि ये कंपनी क्योंकि सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी लिमिटेड है, तो वहाँ पे उसने जो कंपनी बनाई है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसकी एक अपनी लीगल एंटिटी है, और ये अब कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि सोलेमन की कंपनी है, ये सोलेमन कंपनी है, कि दोनों अलग अलग हैं, सोलेमन एज अ मेंबर और सोलेमन एज अ कंपनी। तो यहाँ पर सोलेमन कंपनी के जो 10,000 के डिबेंचर है वो बनते हैं और कंपनी इनको पेड करेगी सोलेमन को वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो ये डिसीजन जो है कोर्ट ने दिया यहाँ पे। तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड ने सोलेमन को जितनी भी उसके लेनदारों की तुलना में ऋण भुगतान की प्राथमिकता जो थी उसको स्वीकार किया, और सोलेमन के जो 10,000 के डिबेंचर थे उनको पेड करने के लिए कहा गया। द प्रिंसिपल ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हैज़ फाउंड स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन इन द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। तो ये कंपनी एक्ट के 1956 में इसके रेलेवेंसी निकल करके आई यहाँ पे। तो इसके कुछ रेलेवेंट सेक्शंस हैं कंपनी एक्ट में, तो वो जो लिफ्टिंग ऑफ प्राइस और प्राइसिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है उसकी बात यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो है सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी लिमिटेड और सोलेमन ये दोनों ही अलग अलग हैं, उनको अलग अलग ट्रीट करा जाना चाहिए, और 10,000 के डिबेंचर्स जो हैं वो उसका क्रेडिट जो है वो पहले भुगतान बनता है तो उसको वहाँ पे भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये केस था सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी लिमिटेड का। हालांकि इसमें एक चीज़ और कोर्ट ने बोल दी कि द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन दिस मैटर ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल however depends on the underlying social economical policies and moral factors। वहाँ पे moral factors क्या हैं, social economic policies क्या हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इसमें कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं वो मैंने काफ़ी डिटेल में लिख दिए हैं, कि केस ला तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिसीजन है। द कोर्ट हैज़ फाउंड इन नेसेसरी टू डिसरिगार्ड द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ कंपनी इग्नोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर ये तो एक था कि यहाँ पे सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी ए और सोलेमन को अलग अलग व्यक्ति नहीं माना गया। अब कोर्ट ने इसके बिहाफ पे कुछ और तथ्य बताए कि कोर्ट हैज़ फाउंड
इट्स नेसेसरी टू डिसरिगार्ड, जब देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की जरूरत कब पड़ती है, तो अब इसके रिगार्डिंग द कोर्ट हैज़ फाउंड इट नेसेसरी टू डिसरिगार्ड द सेपरेट पर्सनालिटी, कब वो सेपरेट पर्सनालिटी को डिसरिगार्ड कर देगा और कंपनी कि जो लिफ्ट एंड लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल, और कॉर्पोरेट वेल को उठाया जाएगा पर्सन की एक्चुअल यानी कि एक्चुअल आइडेंटिटी को दिखाने के लिए, जो कंपनी की जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उसको इग्नोर कब किया जाएगा। तो पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ रियल कैरेक्टर ऑफ कंपनी, जहाँ पर कंपनी के रियल कैरेक्टर को डिटरमाइन करना हो तब वहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इग्नोर कर दिया जाएगा, और मतलब कंपनी की लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा और वहाँ पे कंपनी की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का सिद्धांत काम करेगा, और वहाँ पर कंपनी की जो लीगल आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, उसको देखा जाएगा। तो कौन कौन से वो नेसेसरी फैक्ट्स हैं जहाँ पर कंपनी की जो सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ द कंपनी उसको देखा जाएगा और कॉर्पोरेट वेल को हटाया जाएगा, ताकि इसकी कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसको इग्नोर किया जाएगा। तो यहाँ पे रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पॉइंट नंबर 1, तो कब जब वॉर होती है, इन द टाइम्स ऑफ वॉर इट मे बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल ऑफ द कंपनी टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी हैज़ एन इनिमी कैरेक्टर। देखो अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी किसी एक्स वाई जेड कंपनी के साथ काम कर रही है, और एक्स वाई जेड सपोज इंडिया और चाइना में लड़ाई चल रही है, तो हमारे इंडिया में जो कंपनी चाइनीज़ कंपनी है वो चाइनीज़ कंपनी को कुछ माल सप्लाई कर रही है, तो वॉर के टाइम पे ये एज अ कंपनी नहीं देखा जाएगा, कंपनी को एज एन इनिमी कैरेक्टर, वहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट काम करेगा और कंपनी के रियल कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाएगा। इन द टाइम ऑफ वार इट मे बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल ऑफ द कंपनी टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी हैज़ अ इनमी कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि लड़ाई चल रही है और आप बिजनेस करे पड़े हो एनमी कैरेक्टर कंपनी के साथ, तो उस समय यहाँ पे जो कॉर्पोरेट वेल है उसको उठाया जाएगा और रियल कैरेक्टर्स को एनालाइज किया जाएगा, जैसे कि इस केस में हुआ था डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटेंशनल टायर एंड रबर। तो इसमें डैमलर कंपनी लिमिटेड जो है और कंटेंशनल टायर और रबर के केस में क्या होता, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, डैमलर कंपनी लिमिटेड जो इंग्लैंड की कंपनी थी ये इनकॉर्पोरेटेड थी इंग्लैंड में फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग टायर, ये टायर बेचती थी जो कि जर्मनी के बने होते थे, मेड इन जर्मनी बाय द जर्मन कंपनी। तो ये डैमलर कंपनी जर्मनी के बने हुए टायर बेचती थी। तो जर्मन कंपनी द रियल कंटेंट ऑफ इंग्लिश कंपनी वॉज इन जर्मन हैंड्स बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड ऑल द डायरेक्टर्स वर जर्मन। तो इस कंपनी के जो जितने भी शेयर होल्डर्स थे उसमें मेजोरिटी जर्मन्स थे, जर्मन के निवासी थे, जर्मन रेजिडेंट्स थे। एंड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट द कंपनी फाइल्ड अ सूट टू रिकवर ट्रेड डेप्ट हेल्ड। तो जब पहला वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद में कंपनी ने कहा कि इसमें ट्रेड डेफिसिट जो हुआ है उसकी रिकवरी के लिए कंपनी ने एक सूट फाइल किया। अब कंपनी जब सूट फाइल किया दैट द कंपनी हैड बिकम एनिमी कंपनी एंड इट कंट्रोल्ड बाय द जर्मन हु वर बीइंग एनिमी। तो अब ये तर्क दिया गया कि कंपनी जो है ये एनिमी करेक्टर है और एनिमीज से को गुड सप्लाई कर रही है, और जबकि हमारी उनसे चल रही है लड़ाई। द सेड वॉज डिसमिस ऑन द ग्राउंड दैट द सच परमिशन वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो कंपनी का सूट जो है वो कंपनसेशन के लिए कि जो ट्रेड डिफिसिट था उसके कंपनसेशन के लिए कंपनी का जो है सूट जो है वो कैंसिल कर दिएगा, ये कह करके कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कंपनी ने काम किया है। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट फेल हुआ और यहाँ पे कंपनी के एक्चुअल कैरेक्टर को एनालाइज किया गया कि लड़ाई चल रही है और वॉर चल रही है और वॉर में कंपनी ने अपनी जो है क्षमताओं से ऊपर जा कर के ट्रेड को जारी रखा एनमी कैरेक्टर कंपनी के साथ में, तो उसका जो भी ट्रेड डेफिसिट होगा उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। तो ये डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कंटेंशनल टायर एंड रबर 1916 का जो केस है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दो केस लॉ हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे।
अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू पॉइंट नंबर 2 आता है, प्रोटेक्शन ऑफ रिवेन्यू। इस केस में भी यही, यहाँ पे अगर आपने टैक्स के बचाने की, इलीगल तरीके से अपना टैक्स बचाने की कोशिश करी है, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में बी लायबल टू पे द इनकम टैक्स। तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स जो हैं वो इनकम टैक्स को के पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे, तो वहाँ पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल लागू होगा। ये कौन सा केस है? दिनसा मकंजी 1927, और ये जुग्गीलाल कमलापत वर्सेस कमीशन ऑफ आईटी 1969। ये केस लॉज इससे रेफरेंस में आप ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, इम्प्रॉपर कंडक्ट है तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट लागू होगा। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी अपने मेंबर्स की एज एन एजेंट काम कर रही है, इनकॉर्पोरेट हुई एज एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर, तो भी यहाँ पे लागू होगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का खुद का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल लागू होगा। अब कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल लागू नहीं होगा? जबकि नेशनल के इंटरेस्ट में होगा। आप कोई काम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो इसमें परमिशन नहीं मिलेगी, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, और गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ये रिफ्यूज़ कर किया जा सकता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट को। तो आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस किए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही एक और केस लॉ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसमें फैक्ट ऑफ द केस है कि ली जो है अपनी कंपनी बनाता है जिसमें 2999 शेयर आउट ऑफ 3000 शेयर ऑफ द कंपनी, वो उसने अपने शेयर खुद के लगा दिए। कंपनी के टोटल 3000 शेयर होते हैं, इसमें 2999 उसके खुद के शेयर होते हैं, और वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और साथ ही साथ एज अ प्रोफेशन वो चीफ पायलट भी अपनी कंपनी का होता है। वो पायलट भी होता है और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। अब एज एन एम्प्लॉय तो वो पायलट है, तो समहाउ वो प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी विडो कंपनसेशन के लिए प्लिया फाइल करती है कि मिस्टर ली वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसने कहा मिस्टर ली एम्प्लॉय थे और वो ड्यूटी के दौरान डेड हुए तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। कंपनी अपोज द क्लेम ऑन द ग्राउंड, कंपनी अपोज करती है द सेम पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, तो सेम पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक साथ नहीं हो सकता है। तो जजमेंट ये दिया गया, कोर्ट डिसाइडेड दैट मिस्टर ली एंड कंपनी वर सेपरेट इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़रों में तो भाई ये सेपरेट एंटिटी हैं, तो लीज विडो वाज इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन, तो ली की विडो जो है वो कंपनसेशन के लिए एंटाइटल्ड होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि सबको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, वो आप सब लोगों को मिल सकें। तो थैंक यू और ऑल फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।